Hello students, you are welcome. Beta, we have been studying about the chapter Kings and Chronicles. Kings and Chronicles. And the topic which we have been studying was recruitment and rank, यानी भर्ती की प्रक्रिया और पद, ठीक ना? In which we have studied that one important pillar of the Mughal state was its groups of officers, which was also called a nobility और मनसब्स. यानी मुगल साम्राज्य का एक पिलर समझा जाता था उसके अधिकारियों का जो ग्रुप था जिसे नोबिलिटी कहें या मनसब कहें, ठीक है. और इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देयर वेयर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पर्सन्स आइदर इन द ऑफिसेस और इन द आर्मी वॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, उनकी योग्यता के बल पे होता था, हैं. एंड द पर्सन्स हु वेयर रिक्रूटेड वेयर ऑफ सेवरल कास्ट्स एंड रिलीजन्स एंड आल्सो ऑफ अदर कंट्रीज टू. जो भर्ती लोग होते थे ना वो कई धर्मों के कई जातियों के होते थे और अन्य देशों के भी होते थे, जैसे तुरान के भी थे, ईरान के भी थे, इंडियंस भी थे, ठीक ना. जो कुछ भी होता था उनकी योग्यता के बल पे उसमें रिक्रूटमेंट होता था. और आज हमारा जो पॉइंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मनसबदारी सिस्टम. व्हाट वाज इट बेटा? इट वाज अ सिस्टम दैट वाज स्टार्टेड बाय मुगल एम्परर अकबर. हु वेयर द मनसब्स? बेटा मनसब्स वेयर द मुगल officers who got a high rank and high salary, a good salary in Mughal empire. मनसब वो अधिकारी होते थे मुग़ल साम्राज्य के जो मुग़ल साम्राज्य में अच्छे पदों पर होते थे और अच्छी खासी सैलरी पाते थे, ठीक है ना बेटा. देयर वर टू डिजिग्नेशंस ऑफ द ऑफिसर्स, यानी ऑफिसर्स के जो है दो डिजिग्नेशन होती थी. वो जो ऑफिसर्स का मतलब जो है मनसब, मनसब्स वेयर द ए काइंड ऑफ ऑफिसर्स, मुगल ऑफिसर्स. मनसब कौन थे? मुगल अधिकारी हुआ करते थे, ठीक ना. तो इनकी दो डिजिग्नेशन होती थी. वन वाज जाट एंड सेकंड वाज सवार, ठीक ना बेटा. तो सवार मीन्स द हॉर्समैन, यानी घुड़सवारों की बात है ना. तो सवार इंडिकेटेड द नंबर ऑफ द हॉर्समैन, ठीक ना, as the mansab were expected to have for the मुगल सर्विस. यानी उससे जो है घुड़सवारों की संख्या का पता चलता था, जो उम्मीद की जाती थी कि इस मनसब के पास इतने घुड़सवार हो सकते हैं, ठीक ना. और व्हाट वाज जाट? तो बेटा एक मिनट, हाँ चलो बेटा, ये व्हाट वाज जाट? तो बेटा जाट वॉज इंडिकेटेड टू द पोजिशन ऑफ दैट मनसब इन द इम्पीरियल हायरार्की. यानी जो सीक्वेंस होती थी अधिकारियों की उसमें जात जो है उस अधिकारी की पोजीशन को इंडिकेट करता था. एंड इट आल्सो इंडिकेटेड टू द सैलरी विच ही गॉट, उसके वेतन को भी इंडिकेट करता था, ठीक ना. और those officers who got more than 1000 jat, what were they called? तो इसमें है बेटा those officers, those mansabs who got more than 1000 jat, those mansabdars were called nobles, यानी अमीर. जो मनसब 1000 जात से ज़्यादा पाते थे उनको जो है अमीर कहा जाता था, ठीक ना. एंड इफ़ दे वेयर सेवरल इन नंबर्स, यदि वो लोग कई लोग होते थे, कई अधिकारी होते थे ऐसे में जो 1000 से अधिक जात पाने वाले होते थे, दोज वेयर कॉल्ड द नोबल्स. इट इज़ अ प्लूरल ऑफ नोबल, ठीक ना. एंड दोज प्लूरल ऑफिसर्स वेयर कॉल्ड एज ए ग्रुप उमारा. जब कई संख्या में अधिक हो जाते थे तो उनको उमारा कहा जाता था. क्लियर हुआ? यानी मनसब क्या इंडिकेट करता था? उस अधिकारी की जात को, यानी वो उसकी सैलरी किस बेस पे है, ठीक ना, और उसके पास सवार कितने हो सकते हैं, ठीक ना. तो जात क्या इंडिकेट करती थी? द पोजीशन ऑफ दैट ऑफिसर इन द imperial service,
पोजीशन को, एंड द सैलरी विच ही गॉट, एंड इफ एनी मनसब गॉट मोर देन 1000 जाट ही वॉज कॉल्ड द नोबल, मीन्स अमीर कहा जाता था. एंड इफ दोज मनसब्स वेयर सेवरल यानी मोर देन 1 in numbers, दोज वेयर कॉल्ड द नोबल्स और उमारा. जब कई लोग हो जाते तो उनको उमारा कहा जाता था. ठीक ना. फिर इसमें देखिए सवाल को मैंने फिर यहाँ पे लिखा है. सवाल, इट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन सर्विस, यानी किसी मनसब से ये एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि उसके पास इतने हॉर्समैन घुड़सवार हो सकते हैं जो कि वो राजा की सेवा में एनी टाइम वो लेकर के प्रस्तुत हो सकता है. ठीक ना. एज इन द फॉर्म ऑफ आर्मी, सेना के रूप में. ठीक ना. अब बात होती है व्हाट वाज द वर्क, व्हाट वाज द फंक्शन, व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नोबल्स. तो चलिए बेटा, ये ना नोबल्स यानी दे वेयर द प्रोविंसेज ऑफिसर्स. ठीक ना. होल्डर, वो लोग जो प्रोविंस होते थे, उस साम्राज्य के कई प्रोविंसेज होती थी, वहाँ के अधिकारी माने जाते थे कहीं जहाँ के बना दिए जाएं. और दे वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिलिट्री कैंपेन, यानी जब कोई सैन्य आंदोलन चलाया जाएगा, अभियान चलाएगा, तो उसमें उनको सम्मिलित होना था सम्मिलित होते थे विद देयर कैवलरी यानी घोड़ों की सेना के साथ करके. ठीक ना. एंड देयर हॉर्सेज वेयर कंसिडर्ड ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. ठीक ना. ऑन द हॉर्सेज वेयर देयर वेयर फाउंड द इम्पीरियल मार्क्स, उन घोड़ों पर जो है एक शाही निशान भी बना होता था. ठीक ना. जो कि तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है. देखिए आप पेज नंबर 245 पे जो है एक लाइन मिलेगी आपको, वो मैं आपकी बुक में से पढ़ रहा हूँ. द ट्रूपर्स मेंटेन सुपीरियर हॉर्सेज ब्रांडेड ऑन द फ्लैंक बाय द इम्पीरियल मार्क. दाग यानी जो सिपाही थे सेना के, वो अच्छे घोड़ों का इस्तेमाल करते थे जो पिछले हिस्से पे जो है इम्पीरियल मार्क द्वारा दागे गए होते थे. ठीक ना. इससे पहचान हो जाती थी कि ये घोड़ा जो है मुगल साम्राज्य का घोड़ा है. ठीक ना. तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नोबल्स बेटा, दे पार्टिसिपेटेड. ठीक ना. पार्टिसिपेटेड इन मिलिट्री कैंपेन्स विद देयर आर्मीज एंड विद द ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर इन द प्रोविंसेज, यानी कि वो प्रोविंसेज के ऑफिसर का भी काम करते थे, और जब सैनिक अभियान चलेगा तो अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए भी जाते थे. दिस वेर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द नोबल्स, मीन्स मनसब्स, मनसबों की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी. ठीक है. और इसके बाद चलते हैं बेटा, द एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंजेस इन रैंक, टाइटल्स एंड ऑफिशियल पोस्टिंग्स फॉर ऑल एक्सेप्ट द लोवेस्ट रैंक ऑफिसर्स. इसका मतलब ये बेटा कि इट वॉज फाउंड दैट ऑफन द एम्परर रिव्यूड द नोबल्स, द मनसब्स विच वॉज चेंज देयर रैंक, टाइटल्स. यानी जो उनकी रैंक होती थी, जो उनकी जो पदवियाँ होती थी, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, जो कुछ भी दी गई होती थी, उनकी समय समय पे सम्राट वेरिफिकेशन करता था, उनकी जांच करता था, चेक करता था. ठीक ना. एक्सेप्ट द लोवेस्ट रैंक्ड ऑफिसर्स, यानी जो लोअर कैटेगरी के जो अधिकारी होते थे उनकी नहीं जांच करता था. उनकी जांच कौन करता था? उनकी जांच जो है ये हायर ऑफिशियल्स करते थे. और हायर ऑफिशियल्स की जांच कौन करता था? द एम्परर हिमसेल्फ. क्लियर हुआ? यानी जो ऊंचे अधिकारी, ऊंचे ओहदों के अधिकारी होते थे, उनकी जांच परख समय समय पे जो सम्राट करता था, और जो छोटे अधिकारी होते थे उनकी जांच जो बड़े अधिकारी किया करते थे. ठीक ना. और इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट अकबर इस्टेब्लिश्ड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप. कभी कभी जो सम्राट थे ना, वो आध्यात्मिक रिश्ता भी जोड़ लेते थे. किससे? विद द सेलेक्टेड नोबिलिटी. जो मनसब बहुत ऊंचे पद पे पाए जाते थे, जो अच्छे लगे उनको, आइडियलिज्म लगे, उनके साथ वो प्रभावित होकर उनसे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप जोड़ लेते थे, आध्यात्मिक रिश्ता. कैसे? बाय ट्रीटिंग देम एज हिज डिसाइपल. उन्हें जो है अपने शिष्य की तरह मान करके, और उन्हें वो क्या कहते थे? उन्हें मुरीद कहते थे.
किसको, मतलब विद दोज मनसब्स द एम्परर वॉज अफेक्टेड, ही established the relationship of spirituality as his disciple and he called them his मुरीद। कहता था वो सम्राट कि ये हमारे मुरीद हैं, ठीक ना, ये हमारे शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा वो लाइक करता था, ठीक है। तो एक बात बेटा यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया कि द एम्परर पर्सनली रिव्यूड चेंजेस इन रैंक टाइटल्स, उनकी जांच परख करता था। इस बारे में जो है आप यहाँ पे अपने बुक में देखिए, पेज नंबर 245 पे ये जो वायलेट कलर का जो कॉलम बना हुआ है, ठीक ना, सोर्स 3 में देखिए क्या लिखा है, नोबल्स एट कोर्ट, नोबल्स एट कोर्ट। यहाँ लिखा है बेटा द जेसुइट प्रीस्ट फादर एंटेनियो मॉन्सरेट रेजिडेंट एट द कोर्ट ऑफ अकबर नोटिस्ड। इसका मतलब ये बेटा कि अकबर के दरबार में ठहरा हुआ एक क्रिश्चियन पादरी है जिसका नाम था फादर एंटोनियो मॉन्सरेट, उसने ये लिखा है, क्या लिखा है बेटा, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेट नोबल्स, ध्यान दीजिए, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेट नोबल्स बिकमिंग इंसोलेंट थ्रू द अनचैलेंज्ड एंजॉयमेंट ऑफ पावर। कहने का मतलब ये कि सत्ता के बेधड़क उपयोग जो उच्च अभिजातों द्वारा जो किए जाए उनको रोकने के लिए, उसके लिए राजा क्या करता था, द किंग सम्मन्स देम टू कोर्ट, राजा उन्हें दरबार में बुलाता था, ठीक ना, बुलाता है, सम्मन्स बुलाता है, एंड गिव्स देम इम्पीरियस कमांड्स एज दाउ दे वेयर हिज स्लेव्स, उन्हें ऐसे आदेश देता है, निरंकुश आदेश देता है जैसे कि वो उसके जो है अधिकारी नहीं बल्कि उसके दास हों, समझ रहे हैं, उनके दास हों, इस तरह से वो उनके साथ वो स्टेटमेंट देता है। द ओबीडियंस टू दिस कमांड्स एल्स शोज देयर एक्साइटेड रैंक एंड डिग्निटी, और जो आदेश देता है ना, उन आदेशों का पालन उन अभिजातों के उच्च ओहदे और हैसियत वालों के लिए मेल नहीं खाता था, लेकिन राजा जो कुछ भी कह देता था, यदि इफ़ ही बिकेम एनॉयड विद देम, यदि कभी उनसे नाराज होता था तो, ठीक है ना। अब चलिए, लेकिन जिनसे प्रभावित होता था उनके साथ वो जो है स्पिरिचुअलिटी जो है जोड़ लेता था और उन्हें अपना डिसाइपल मान करके उन्हें मुरीद कहता था, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इससे आगे बेटा। व्हाट वाज द प्रोसेस टू फॉर द रिक्रूटिंग द मनसब्स, यानी मनसब कोई बनाया जाए, कोई ऑफिसर बनाया जाए, इसके लिए व्हाट वाज द प्रोसेस, हाँ, कौन सी प्रक्रिया थी। तो चलिए बेटा, अब इसको काफ़ी बेटा मैंने छोटा छोटा लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। देखिए, अ पर्सन विशिंग टू ज्वाइन द सर्विस, एक ऐसा व्यक्ति जो उस मुगल साम्राज्य में जुड़ना चाहता है, एज एन ऑफिसर, अधिकारी के रूप में जुड़ना चाहता है, तो ही हैड टू प्रिपेयर अ पिटिशन, उसे एक याचिका तैयार करनी पड़ती थी, ठीक ना। वो क्या करता था, ही हैड टू प्रिपेयर अ पिटिशन एंड ही मेट विथ एनी नोबल, वो किसी नोबल से, किसी जो मनसब से मिलता था, उससे कहता था कि भैया आई आल्सो वांट टू ज्वाइन योर इम्पीरियल सर्विस, एंड फॉर दैट आई हैव प्रिपेयर्ड दिस पिटिशन, मैंने ये पिटिशन तैयार की है, वो नोबल से कहता था। और वो नोबल जो है उस व्यक्ति को एम्परर के सामने जो ले जा करके, ही प्रेजेंटेड दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ एम्परर, वो उस व्यक्ति को, नोबल जो है मनसब जो अधिकारी है पहले का, उस नए व्यक्ति को एम्परर के सामने प्रस्तुत करता था। और द पर्सन हु प्रिपेयर्ड हिज पिटिशन शोड हिज तजवीज टू द एम्परर, वो व्यक्ति सम्राट के सामने प्रस्तुत करके अपनी तजवीज प्रस्तुत करता था। उस पिटिशन को, याचिका को, रिक्वेस्ट को जो करता था उसे तजवीज़ कहा जाता था, ठीक ना। यानी नया व्यक्ति जो है अपनी तजवीज़ प्रस्तुत करता था, ठीक ना। इस तरीके से उसकी भर्ती अब कैसे होगी, चलिए, यदि राजा उससे प्रभावित होगा तो उसे लेगा, लेकिन उसे अपनी याचिका में दिखाना होता था कि मैं ये कर सकता हूँ, दीज आर द माई एबिलिटीज़, दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर सर्विस, एंड इफ द एम्परर बिकेम प्लीज्ड विद हिम, ही प्रोवाइडेड हिम द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन द सर्विस। तो इसके लिए हु वेर द ऑफिसर्स
who allowed them for this रिक्रूटमेंट। तो चलिए वो कौन है बेटा, देखिए पहला है आपका मीर बख्शी, मीर बख्शी, ठीक ना। ये कौन थे, एक मिनट, चलिए बेटा थोड़ा सा बड़ा कर लें, हमें अभी भी नहीं दिख रहा, दिक्कत हो रही है, और छोटा लिख देते रात को। हाँ बेटा ये है मीर बख्शी। पहला पद जो था, मतलब दिए हुए 3 ऑफिसर्स, वहाँ 3 अधिकारी होते थे। पहला होता था मीर बख्शी, दूसरे होते थे दीवान ई आला, और तीसरे थे सदर उस सुदूर। तो व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ दिस, व्हाट वे द फंक्शन ऑफ दिस ऑफिसर्स? तो पहला मीर बख्शी को लीजिए, ही वॉज द पे मास्टर, क्या लिखे हैं इसको, जनरल, सॉरी, ही वॉज कॉल्ड अ पे मास्टर जनरल। पे मास्टर का मतलब सैलरी देने वाली बात नहीं है, बल्कि पे का मतलब यहाँ पे ही वॉज द ऑफिसर हु प्रेजेंटेड दैट पर्सन न्यू कमर इन फ्रंट ऑफ द एम्परर। यानी ये मीर बख्शी जो होते थे वो अधिकारी होते थे जो नए आगंतुक को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते थे, और ये जो है जनरल भी कहे जाते थे, ठीक ना, ये जनरल भी कहे जाते थे। और ही स्टूड जस्ट इन द राइट साइड ऑफ द एम्परर इन द कोर्ट। वो सम्राट के दाहिनी तरफ जो है खड़े होते थे, ठीक ना। और इसके अलावा क्या करते थे वो, ही प्रेजेंटेड ऑल द कैंडिडेट्स इन फ्रंट ऑफ द एम्परर। वो सारे कैंडिडेट्स जो कि अपनी पिटीशन लेके आए होते थे, तजवीज़ प्रस्तुत करना चाहते थे, उनको जो है राजा के समक्ष प्रस्तुत करने का ये काम करते थे 1 by 1, ठीक ना। एंड ही आल्सो यूज्ड द स्टैम्प्स, यानी जो मोहरें होती थी ना उनका यूज भी यही करते थे। कौन? मीर बख्शी। तो मीर बख्शी कौन थे? वो कहलाते थे पे मास्टर जनरल, वो जो कि सम्राट के दाहिनी तरफ खड़े होते थे या बैठते थे, जो भी हो, और सारे कैंडिडेट्स जो न्यू कमर होते थे, दोज कैंडिडेट्स who wanted to join the Mughal service, मीर बख्शी प्रेजेंटेड देम इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, उनके सामने इनको प्रस्तुत करते थे। एंड ही आल्सो यूज द स्टैम्प्स ऑफ द एम्पायर, यानी जो अकाउंट वगैरह हैं उस पर स्टैम्प लगाने का काम आदि इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, ठीक ना। और सेकेंड जो थे वो थे दीवान ई आला। तो बेटा ही वॉज अ टाइप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कहे जाते थे। और वो कौन थे? वो थे किंग टोडरमल, ठीक ना। और थर्ड जो थे बेटा वो थर्ड जो थे वो सुदूर उस सुदूर, सदर उस सुदूर, यहाँ पे SADR है, USSUDUR। ये तीसरे दिखाए थे सदर उस सुदूर। ये क्या करते थे बेटा? ये जो है ही सैंक्शन द ग्रांट्स और मदद, यानी कोई ग्रांट देनी है, कहीं पे कोई आर्थिक मदद पहुंचानी है, इन सब बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अधिकारी की होती थी। किसकी? सदर उस सुदूर की। अधिकारी जो थे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि कहीं पे कोई वित्तीय सहायता देनी है तो राजा को ये सलाह देंगे और यही जो है फंडिंग वहाँ से जारी करेंगे, ठीक ना। और इसके अलावा ही was also the responsible to appoint the judges which were also called the काजीज, यानी लोकल जो जज थे, न्यायाधीश या काजी, who resolve the disputes of local persons, उनकी नियुक्ति भी यही करते थे। तो ये बेटा 3 अधिकारी थे। कौन? ये मीर बख्शी, दीवानी आला और सदर उस सुदूर, ठीक ना। तो ये तीनों अधिकारी मिलकर क्या करते थे? दे कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, जो प्रशासनिक पॉलिसी थी उसको कंट्रोलिंग करते थे। फिस्कल पॉलिसी, यानी जो टैक्सेशन वाली पॉलिसी थी उसको डिसाइड करते थे। एंड द मॉनेटरी पॉलिसी, यानी दैट पॉलिसी विच वॉज रिलेटेड टू द मनी, हाउ कुड बी इंक्रीज द स्टोर ऑफ मनी ऑफ द स्टेट, दे डिसाइडेड। ये लोग तय करते थे 3 काम, प्रशासनिक सेवा का, टैक्सेशन का और मनी से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज थी
इसको यही तीनों वो डिसाइड करते थे। और एक दूसरा है, चौथा वाला पॉइंट जो है इसमें, तैनात ई रकाब। तैनाती रकाब क्या था बेटा? इट वॉज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ द मनसब्स, द ऑफिसर्स, विच वेयर कॉल्ड द रिजर्व फोर्स। ये भी जो है अधिकारियों का एक ग्रुप था जिन्हें रिजर्व फोर्स मानी जाती थी। एंड दिस रिजर्व फोर्स, दिस ग्रुप कुड बी अपॉइंटेड, कुड बी सेंट एनी वेयर वेन एवर देयर रिक्वायर। जहाँ कहीं उन्हें आवश्यकता हो वहाँ पे इनको भेजा जा सकता था, बट स्पेशली दे वर अपॉइंटेड फॉर द लुक आफ्टर द कोर्ट ऑफ एम्परर। लेकिन विशेष तौर पे इनकी नियुक्ति सम्राट के दरबार की देखभाल के लिए होती थी, ठीक ना। तो ये कौन होते थे? ये होते थे नोबल्स ऑफ द नोबल्स एट द कोर्ट। जो कोर्ट में जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे वो होते थे, वहीं पे रहेंगे, लेकिन इनको कहीं पे भी भेजा जा सकता था। किसी भी प्रोविंस में कहीं पे युद्ध चल रहा है तो इनको एनी टाइम वहाँ पे भेजा जा सकता था। और नहीं युद्ध लड़ा जा रहा है तो ये केवल कोर्ट में अपनी ड्यूटी देते थे, ठीक है ना। और दे फंक्शन एज इन द फॉर्म ऑफ गार्ड, वो गार्ड के रूप में काम करते थे। दे केम टू द कोर्ट एट द एम्परर फॉर 2 times इन अ डे फॉर सबमिशन। यानी 2 बार वो राजा के पास निश्चित रूप से दिन में 2 बार जरूर आते थे सबमिशन के लिए, अपने निवेदन करने के लिए, जो कुछ भी सूचना उनको इन्फॉर्मेशन देनी हो उसके लिए। एटलीस्ट 2 times देयर प्रेजेंटेशन वॉज नेसेसरी, ठीक है ना बेटा। तो ये बातें हुई, आपने क्या पढ़ा इसको एक बार देख लीजिए। मनसबदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई अकबर। मनसबदारी सिस्टम वॉज द सिस्टम in which the officers were recruited, ठीक ना। and mansabs were those officers who got a high rank and higher salary in the Mughal service, and there were 2 designations of the officers, that was the Jat and Sawar. Jat was the indication of the position in the imperial hierarchy. जात जो थी उनके पद का सूचक थी और उनकी सैलरी का सूचक थी। यानी पद क्या है उनका, रैंकिंग क्या है और उनकी सैलरी क्या है। और जो सवार था यानी हॉर्समैन, ठीक ना, इट इंडिकेटेड द नंबर ऑफ द हॉर्समैन ही वॉज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन सर्विस। यानी उस मनसब से जो उम्मीद की जाती थी कि इसके पास इतने जो है नंबर ऑफ हॉर्समैन हो सकते हैं जो कि इस सेवा में कभी भी ला सकता है, जब प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है ना। और व्हाट वाज द वर्क फंक्शन ऑफ द नोबल्स? तो बेटा दे वर्कड as the officer of the provinces, ठीक ना, and they also participated in military campaign। जब सैनिक अभियान चलता था तो अपनी कैलवरी के साथ जो है उसमें जाते थे, ठीक ना। उनके घोड़े बहुत अच्छे किस्म के होते थे जिन पे इंपीरियल मार्क होता था बैक साइड पे, ठीक है। और जो अधिकारी होता था यानी वो राजा एम्परर, often he reviewed the ranks and titles of the officers, while the lower rank officers were verified by the higher rank officers, ठीक ना। निम्न वर्ग की जांच ऊंचे वर्ग के लोग करते थे और इनकी जांच जो है सम्राट खुद करता था। और जब नाराज होता तो उन्हें कोर्ट में बुलाता था, उन्हें डांटता था। ये सब तो आप उसमें पढ़ चुके हैं, मैंने आपको अभी बुक में बताया ना। इसके अलावा जिनसे वो प्रभावित होता था ना, उनसे जो है अपनी स्पेशलिटी भी इस्टेब्लिश करता था। एंड ही कॉल्ड देम, ही एक्सेप्टेड दोज मनसब्स एज हिज डिसाइपल एंड कॉल्ड देम मुरीद। जिनसे प्रभावित होता था उनको अपना शिष्य मानता था, मुरीद कहता था, ठीक है ना। और ये प्रोसेस क्या थी ऑफिसर्स को रिक्रूट करने की? तो जो कोई व्यक्ति सर्विस में अधिकारी के रूप में जाना चाहता था उसे जो पिटीशन तैयार करनी होती थी, किसी नोबल से, किसी मनसब से मिलता था जो उसको जो प्रस्तुत कराता था। फिर मीर बख्शी जो अधिकारी होते थे उस व्यक्ति को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते थे। और दीवानी आला जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर होते थे जो राजा टोडरमल थे। और एक तीसरे अधिकारी थे सदर उस सुदूर, ये जो है ग्रांट देने का काम करते थे और जजों की नियुक्ति करते थे। और ये तीनों अधिकारी मिल करके जो है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन और मनी रिलेटेड सिस्टम पॉलिसी को डिसाइड करते थे। और एक और ग्रुप था जो तैनाते रकब कहलाता था। ये एक ऐसा ग्रुप था जो केवल कोर्ट में जो ड्यूटी देता था, लेकिन जब कभी कोई आवश्यकता हो तो इन्हें जो है युद्ध पे भेजा जा सकता था। ये कोर्ट की गाइडी करते थे और एटलीस्ट 2 times राजा के समक्ष आया करते थे, ठीक है ना। दैट
दैट्स फॉर ऑल, आज के लिए बस इतना, ठीक ना। दैट्स ऑल, थैंक यू।